आजकल आपको पता ही होगा कि भारत के लिए अक्टूबर महीना क्यों खास हुआ। इस जानकारी से आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी न्यूज में एक न्यूज कॉमन है और वो है ब्रिक्स समिट 2024। आगे बढ़ने से पहले थोड़े गहराई से ब्रिक्स का इतिहास समझ लेते हैं। ब्रिक्स ये जो शब्द है वो दुनिया की 5 अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन एंड साउथ अफ्रीका को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग और समर्थन देना, व्यापार को बढ़ावा देना और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक रूप से आवाज उठाना है। ब्रिक्स समिट 2024 जो कि रूस के कजान शहर में हुई थी, इस समिट में सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों 5 साल बाद मिले और 4 वर्षों से चले आ रहे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 4 साल से चले आ रहे तनाव को खत्म करने का समझौता भी किया है। और इस समिट में दोनों पक्षों की बैठक हुई, कई मुद्दे पर बातचीत हुई और कुछ तनाव को खत्म करने का प्रयास भी हुआ है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ब्रिक्स समिट है क्या, इसकी शुरुआत क्यों हुई और भारत के लिए ये समिट इतना खास क्यों है। मेरा नाम है पावन मिस्त्री और आप देख रहे हैं द पावन शो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिक्स का मतलब आखिर में क्या होता है। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें दुनिया की बड़ी गैर पश्चिमी इकोनॉमी शामिल होती है। ब्रिक्स जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। आज जब हम ब्रिक्स संगठन को इतना मजबूत बना देख रहे हैं, वो 3 स्टेज से तैयार हुआ है। सबसे पहला स्टेज RIC है। RIC का इतिहास ऐसा है कि जब 1990 के दशक में दुनिया की विदेश नीति में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देने और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए तीनों देश यानी कि रूस, इंडिया और चीन ने एक साथ मिलकर एक संगठन बनाया और वो था RIC। दूसरे स्टेज पर RIC से BRIC हुआ। ब्रिक्स समूह की शुरुआत हुई तब इसमें ब्राजील, रूस, चीन, इंडिया शामिल थे। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए BRIC यानी कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। बाद में दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हुआ। तब ब्रिक्स एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म उभर कर सामने आया था। अब 2024 में इस साल और भी 5 सदस्य जुड़े गए हैं। इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरब और UAE का समावेश भी होता है। ब्रिक्स जो कि हमेशा एक ऐसे समूह के रूप में देखा गया है जो विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थानों का मुकाबला कर सके, जो आमतौर पर पश्चिमी देशों के प्रभाव में रहते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रिक्स समिट 2024 इतना खास क्यों है। आजकल सभी प्लेटफॉर्म पर जब ब्रिक्स समिट 2024 की बात हो रही है, इस समिट के दौरान फोटोज, वीडियोस वायरल हुई। इसमें कई ऐसी तस्वीरें भी थी जिस तस्वीरों को देखकर पश्चिमी देशों की सोच पर काफी गहरी चोट लगी है। इस पूरे सम्मेलन के बीच एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आई और इस तस्वीर में दुनिया के 3 सबसे स्थायी नेता एक साथ दिखाई दिए। आप भी देख सकते हैं इस तस्वीर को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर पूरे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चर्चा में रही थी। तस्वीर में पुतिन बीच में है और उनके अगल बगल PM मोदी और शी जिनपिंग है। यही तस्वीर से दुनिया को समझ आती है, खास करके पश्चिमी देशों को एक संदेश है कि न तो रूस अकेला है, न तो भारत के साथ चीन और रूस तीनों एक साथ मिलकर और भी बेहतर समझौते करके तनावों को खत्म करना उनका मकसद है। यही तस्वीर तीनों देशों के एक मजबूत रिश्ते की अहमियत को बताती है। साथ ही अमेरिका और कनाडा ने खालिस्तानियों की हत्या और हत्या के प्रयासों के नाम पर भारत पर जो दबाव बनाने की कोशिश की, उसमें मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को एक साथ देखकर वो दबाव भी कम हो सकता है। और यही 3 नेता दुनिया के सबसे स्थायी नेता माने जाते हैं और अगले 4-5 साल तक इनकी सरकार उनके देश में रहने वाली है।
ब्रिक्स समिट 2024 और इसलिए अहम है क्योंकि 5 साल बाद मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जब 2019 में मोदी सरकार बनी, उसके बाद 2020 से गलवान घाटी को लेकर चीन से जो संघर्ष चलता आ रहा था, उस संघर्ष को खत्म करने पर भी भारत और चीन दोनों पक्षों की द्विपक्षीय बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कई सारे मुद्दे पर बातचीत भी हुई थी। साथ में उधर से चीन का प्रतिनिधिमंडल है मोदी, और ये देखिए चीन के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का अगवानी करते हुए उनसे हाथ मिलाते हुए। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। आप सब अक्सर ये बात सुनते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी है, लेकिन ये तस्वीर से आप ये भी समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति के मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा बरकरार है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जब बातचीत हुई, मुलाकात के दौरान पुतिन ने यह भी कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी से मेरा ऐसा रिश्ता बन चुका है कि अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मोदी जी को उनसे संवाद करने के लिए किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं हो रही है। ये दोस्ती है 2 नेताओं के बीच, 2 देशों के बीच। अब ये दोस्ती दिल की दोस्ती है। यूक्रेन रशिया का विवाद आपको पता ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को कहा कि यूक्रेन रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वो सिर्फ एक बातचीत करने से भी हल हो सकता है, और राष्ट्रपति पुतिन उनकी बात मान भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भी कहा कि शांति और स्थिरता से भी समाधान हो सकता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जहां जिस देश में जाते हैं वहां भारतीय संस्कृति से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से चल रहे संघर्ष का समाधान करने की कोशिश जरूर करते हैं। भारत के राष्ट्रध्वज के बारे में यदि आप सोचेंगे तो राष्ट्रध्वज भी क्रांति, हिम्मत, शांति और सत्य का संदेश दे रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जहां जाते हैं, कोई भी देश हो, चीन हो या अमेरिका या फिर रशिया में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के विचारों को बढ़ावा दिया है, और इसीलिए आज कई सारे देश हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति, हमारे सभ्यता को अपना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब रशिया पहुंचे तब उनका स्वागत भी भारतीय संस्कृति सभ्यता से ही किया गया था। आप इस वीडियो को जरा देखिए। अक्टूबर को रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ। उस दौरान दुनिया में ब्रिक्स सम्मेलन की काफी चर्चा रही।
कई सारे ऐसे मुद्दे रहे इस सम्मेलन में जिससे ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा दुनिया को हुआ। भविष्य में बेहतर संबंध बने, बेहतर व्यापार हो, उनकी रणनीति भी तैयार हुई और कई ऐसी तस्वीर उस वक्त दुनिया के सामने आई। उस फोटोज एंड वीडियोस को देखकर पश्चिमी देश गहरी सोच में डूब गए हैं, उनके मन विचलित होने लगे और भारत, चीन, रूस की तरफ देखना उनका नजरिया भी जरूर बदल गया है। जब रसिया के एक अधिकारी ने व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने उस करेंसी नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद रसिया के सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया और रसिया की मीडिया ने इस करेंसी नोट की तस्वीर जारी भी की थी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ ताजमहल को भी दर्शाया गया है। अब इस तस्वीर को लेकर हमारे ही देश में काफी चर्चा हो रही है, काफी विवाद हो रहा है, मगर प्रश्न ये है कि आज भारत के ही कुछ लोग ताजमहल को इतना नफरत क्यों करते हैं? हमारे ही देश के ही कुछ वर्ग ताजमहल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? वो ताजमहल को भारत की तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? आज तो सोशल मीडिया का इतना व्यापक रूप हो गया है कि कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस कुछ मिनट ही लगते हैं वायरल होने में और लोग सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखकर आलोचना भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि इस तस्वीर में ताजमहल की जगह पर ओम प्रतीक, अशोक चक्र, कोणार्क सूर्य मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की भी तस्वीर क्यों नहीं हो सकती? ताजमहल से पूर्व भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति चिन्ह को दिखाया जा सकता था। हमारी ही संस्कृति सभ्यता खतरे में है, ऐसे कई सारे सवाल खड़े हुए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारत ताजमहल से बेहतर प्रतिनिधि सांस्कृतिक प्रतीक को चुन सकता था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज महल शाहजहां की पसंदीदा पत्नी थी। इनकी शादी 1612 में हुई थी और 1631 में जब वो एक बच्चे को जन्म दे रहे थे तब उस दौरान उनका निधन हो गया था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, मगर ब्रिक्स देशों की करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर को देखकर हमारे देश के ही कुछ वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए कि कैसे नोट की तस्वीर में ताजमहल के खिलाफ लोगों की भावना को सबके सामने ला दिया। इससे ये पता चलता है कि भारत के कुछ लोग ताजमहल को भारत की सांस्कृतिक पहचान से अलग क्यों करना चाहते हैं। ये जो नोट है उसे अभी पूर्ण रूप से ब्रिक्स देशों ने स्वीकार नहीं किया है, ये एक प्रतीक के तौर पर है। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि अभी इसे बैंक नोटों को कॉमन करेंसी के रूप में नहीं अपनाया गया है। यहाँ एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट है, इसे पूर्ण रूप से अभी नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रतीक के तौर पर छपा गया है। इसका असली करेंसी नोट से फिलहाल कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों के नेता अपनी अलग करेंसी नोट क्यों बनाना चाहते हैं। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया है और डी-डॉलराइजेशन के आइडिया को बढ़ावा भी दिया है। डी-डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अमेरिका की करेंसी US डॉलर को छोड़कर किसी और करेंसी या दूसरी करेंसी में व्यापार करना, उसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश US डॉलर करेंसी से ही एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और इसकी शुरुआत 1944 से शुरू हुई थी। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है जो आज आपको पता होनी चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण की तैयारी करते हुए लगभग 44 राष्ट्रों के 730 प्रतिनिधि द यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में माउंट वॉशिंगटन होटल में एकत्रित हुए थे, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिनिधियों ने लगभग 20 से 21 दिन तक विचार विमर्श किया और अपने अंतिम दिन ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर भी किए।
यहाँ पर एक बात यह भी थी कि अगर कोई भी देश किसी और देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो दोनों देश यूएस डॉलर करेंसी को यूज करके व्यापार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो यदि भारत को सऊदी अरब से कच्चा तेल या कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो वो दोनों देशों को यूएस डॉलर यूज करके ही व्यापार करना पड़ेगा। अमेरिका की यूएस करेंसी सबसे स्थिर मानी गई थी उस वक्त, और उस वक्त लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया कि अब वो यूएस डॉलर से ही एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, इसकी स्थिरता की वजह से और इसकी ताकत की वजह से। आज भी 54% दुनिया का व्यापार डॉलर से ही हो रहा है, मगर अब ब्रिक्स के देश एक दूसरे के साथ ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। इसको हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इसका अमेरिका हमेशा विरोध करता है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए इस बार अमेरिका के चुनाव के बाद तो डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी से व्यापार करने वाले देशों पर वो 100% का टैक्स लगाएंगे और इससे आप अमेरिका की मनमानी को समझ सकते हैं। आज इंसान की इंसानियत का मूल्य घट रहा है और पैसों की वैल्यू बढ़ रही है। तो आज जब करेंसी का पैसे का युद्ध जब दुनिया में छिड़ रहा है तो हमें याद रखना है कि पैसे ने इंसान को नहीं बनाया मगर इंसान ने पैसे को बनाया है। ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हमारी बात आपसे अगले एपिसोड में होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस से वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।